हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं केमिकल आयनाइजेशन टेक्निक। केमिकल आयनाइजेशन टेक्निक एक टाइप का गैसियस फेस आयनाइजेशन है, मीन्स सॉफ्ट आयनाइजेशन टेक्निक है, ताकि जो फ्रेगमेंटेशन है वो कम से कम हो। ठीक है, तो पहले हम लोग इसका इंस्ट्रूमेंटेशन देख लेते हैं, उसके बाद फिर ये चीज़ कैसे होता है, उसका मैकेनिज्म क्या होता है, वो सारा चीज़ हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये केमिकल आयनाइजेशन का इंस्ट्रूमेंटल सेटअप है। तो इसमें सबसे पहले होता है परमानेंट मैग्नेट, उसके बाद इसमें एक फिलामेंट होता है, जो यहाँ पर आप देख रहे हैं फिलामेंट होता है, और ये फिलामेंट टंगस्टन, रिनियम और इरिडियम का बना हुआ होता है। और यहाँ पर जब ये फिलामेंट हीट होता है तो यहाँ पर से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, और वही इलेक्ट्रॉन्स गैस जो यहाँ पर यूज होता है उसको आयनाइज करता है, प्राइमरी आयनाइजेशन होता है उससे। उसके बाद फिर नेक्स्ट जो पार्ट होता है दैट इज रिएजेंट गैस, और यहाँ पर जो भी रिएजेंट गैस हम लोग इंटर कराते हैं वो 1 टोर के प्रेशर के साथ हम लोग इंटर कराते हैं। और ये जो हम लोग रिएजेंट गैस इसमें यूज करते हैं दैट इज बेसिकली मीथेन CH4, और अमोनिया यूज करते हैं NH3, और आइसोब्यूटेन यूज करते हैं। तो आइसोब्यूटेन क्या हो जाएगा CH3 CH CH3 CH3। बेसिकली ये तीन जो गैस होते हैं उनको एज अ रिएजेंट गैस हम लोग इसमें यूज करते हैं। नेक्स्ट इसमें पॉइंट आता है, ये जो चैम्बर होता है इसका जो प्रेशर होता है 10⁻⁴ टोर होता है। उसके बाद यहाँ पर हम लोग एनालाइट है उसको इंटर कराते हैं। एनालाइट को इंटर कराने के बाद कंप्लीट आयनाइजेशन प्रोसेस हो जाता है। तो जो एनालाइट है वो इधर पर मास एनालाइजर की तरफ चला जाता है डिटेक्शन के लिए। ठीक है, अब हम लोग सबसे पहले तो देखते हैं कि भाई हमें केमिकल आयनाइजेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो सिंपली मान लो हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, और ये मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन से या फिर कोई भी हार्ड आयनाइजेशन टेक्निक से ये M+ में कन्वर्ट होता है। जब ये M+ में कन्वर्ट होता है तो इसका फ्रेगमेंटेशन होता है, मान लो M1+, M2+, M3+, इस तरीके से अलग अलग फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट हो जाता है। अब जब हम लोग हार्ड आयनाइजेशन टेक्निक यूज करते हैं तो ये जो M+ है, मान लो ये 100 बना, ठीक है, ये मान लो 100 बना, 100 M+ हमें मिला। और इसका जब फ्रेगमेंटेशन होता है, चूंकि हार्ड आयनाइजेशन टेक्निक है, बहुत ज़्यादा एनर्जी इन्वॉल्व होता है, तो ये जो M+ है ये टुकड़ों टुकड़ों में बढ़ जाता है, मीन्स उसके फ्रेगमेंट्स हो जाते हैं। तो मान लो यहाँ पर M1+ बन गया 30, M2+ बन गया मान लो 40, और ये M3+ मान लो बन गया आपका 28 समथिंग। तो टोटल मिलाकर के कितना हो गया 98। तो इतना हो गया, फ्रेगमेंट हो गया 98। और M+ कितना बचेगा, फिर 2 बचेगा, 100 में से 2 ही बचेगा। तो अल्टीमेटली हमें इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का फ्रेगमेंट्स तो मिल जाएगा सफिशिएंट अमाउंट में, बट इसका जो मॉलिक्यूलर आयन पीक है वो ठीक से हमें डिटेक्ट नहीं हो पाएगा, वो ठीक से हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि ये फ्रेगमेंट हो गया हायर एनर्जी की वजह से, हार्ड आयनाइजेशन टेक्निक की वजह से। तो इसलिए बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें ये M+ ठीक से डिटेक्ट नहीं हो पाता ड्यू टू हार्ड आयनाइजेशन टेक्निक। उस समय हम लोग केमिकल आयनाइजेशन टेक्निक यूज करते हैं ताकि हमें जो मॉलिक्यूलर आयन का पीक है वो अच्छे से मिल पाए। बेसिकली कौन कौन से टाइप के कंपाउंड्स में प्रॉब्लम आता है, ये प्रॉब्लम आता है अल्कोहल्स में, ईथर्स में, उसके बाद एमिन्स में, उसके बाद फिर एस्टर्स में, एमाइनो एसिड्स में, एटसेट्रा। तो ये सारे वो कंपाउंड है जब इसमें हार्ड आयनाइजेशन टेक्निक हम लोग अप्लाई कर देते हैं तो इनका जो M+ आयन है, मॉलिक्यूलर आयन का पीक है, वो ठीक से डिटेक्ट नहीं हो पाता, वो सारे फ्रेगमेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसलिए हमें ये चाहिए कि इस तरीके के जो भी ये कंपाउंड है यहाँ पर हम लोग केमिकल आयनाइजेशन टेक्निक या फिर CI यूज कर लेते हैं, ताकि हमें मॉलिक्यूलर आयन का जो पीक है ठीक से मिल पाए। अब हम लोग समझते हैं कि इसका प्रोसेस क्या होता है। तो सबसे पहले जो रिएजेंट गैस है यहाँ पर से इंटर करता है, और ये गैस इंटर कराने के लिए 1 टोर का प्रेशर होता है। मान लो यहाँ पर हमने CH4 मीन्स मीथेन गैस यूज किया एज ए रिएजेंट गैस, ठीक है। एनालाइट इधर से आएगा, और यूजुअली जो एनालाइट इस टू रिएजेंट गैस का जो रेशियो होता है
रिएजेंट गैस और जो एनालाइट, उसका जो रेशियो होता है, बहुत ज़्यादा दोनों के बीच में गैप होता है। मान लो ये 1000 है तो उसके कंपैरिजन में एक ही होगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है कि इसमें मैक्सिमम अमाउंट जो है रिएजेंट गैस का भरा हुआ रहेगा। इस तरीके से ये मान लो रिएजेंट गैस पूरा भरा हुआ है और एनालाइट का बहुत ही कम परसेंटेज 0.1% के आसपास वो होगा। तो ये जो फिलामेंट से जब इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन्स रिएजेंट जो गैस होता है CH4 होता है, उस CH4 को किस में कन्वर्ट कर देता है, CH4 के रेडिकल कैटायन में, रेडिकल कैटायन में इस तरीके से कन्वर्ट कर दिया। अब ये जो रेडिकल कैटायन है फर्दर अपने आप को फ्रेगमेंट कर सकता है, मतलब CH4+ के फॉर्म में रहेगा कुछ, और कुछ ये कन्वर्ट हो जाता है CH3+ और प्लस H फ्री रेडिकल, हाइड्रोजन फ्री रेडिकल के फॉर्म में, और अल्टीमेटली यही CH4+ और CH3+ ये प्राइमरी आयंस होते हैं और इन्हीं की वजह से फर्दर जो केमिकल आयनाइजेशन का प्रोसेस है वो प्रोसीड होता है, जो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करने वाले हैं। और अल्टीमेटली जो मॉलिक्यूल है वो आयोनाइज हो करके ये आगे मास एनालाइजर में यहाँ पर चले जाते हैं, ठीक है। सो लेट्स अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ दिस आयोनाइजेशन प्रोसेस। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि भाई हमारे पास है एक रिएजेंट गैस, मान लो CH4 है। अब जो इलेक्ट्रॉन है वो इसके ऊपर अटैक करेगा, मतलब जैसे इलेक्ट्रॉन बम्बार्डमेंट में होता था उसी तरीके से। उसके बाद ये जो CH4+ इलेक्ट्रॉन है तो ये CH4 रहेगा। अब ये जो CH4 में से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा और इसमें एक फ्री रेडिकल रहेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन A वाला और एक इलेक्ट्रॉन इस CH4 से निकला तो 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, जैसा पहले भी हमने डिस्कस किया हुआ था, सिमिलर कंडीशन। अब ये जो CH4 है हमारे पास बचा, CH4, ठीक है, CH4 है। तो अब ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या करेगा, CH3+ हाइड्रोजन का फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो जाएगा। अल्टीमेटली मान लो ये हमारे पास 100 है, ठीक है, तो 100 में से ये 100 CH4+ बना हमारे पास। तो इस 100 में से हो सकता है हमें ये 50 या फिर 60 ये मिल जाए, और 50 या फिर 60 एज इट इज CH4+ के फॉर्म में ही रहेगा, ठीक है। ये जो CH4+ फ्री रेडिकल है इसको हम लोग बोलते हैं रेडिकल मॉलिक्यूलर आयन, ठीक है। तो यहां पर दो टाइप के आयन मिले हमें, एक मिला CH4+ एंड CH3। तो CH3+, इन दोनों को ही हम लोग बोलते हैं प्राइमरी आयंस, प्राइमरी आयंस बोलते हैं, ठीक है। अब इन प्राइमरी आयंस का काम क्या होगा, इन प्राइमरी आयंस का काम होगा जो सेकेंडरी आयंस है उनको आयोनाइज करना। तो हमारे पास CH4 है, ठीक है, प्लस वहां पर बहुत सारे मीथेन प्रेजेंट है, जैसा कि हमने यहां पर दिखाया हुआ था कि यहां पूरा तो मीथेन भरा हुआ है ना रिएजेंट गैस, ऐसा थोड़ी कि एक ही मीथेन है। तो ये जो मीथेन है सब में तो ये जो इलेक्ट्रॉन का बम्बार्डमेंट हो नहीं रहा है, कुछ में हुआ है, और वो कुछ क्या है, ये CH4+ है, उसी में CH3+ मिला है। तो ये क्या करेंगे, जो बचे हुए मीथेन है उससे रिएक्ट करेंगे, और रिएक्ट करके क्या बनाएगा, मान लो ये बना लिया CH5+ CH3, तो यहां पर एक आयन मिल गया। उसके बाद फिर से ये मान लो हमारा CH3 है, वो फिर से मीथेन से रिएक्ट कर लिया, CH3+ है, और ये बना लिया आपका C2H5+ यहां पर क्या बचेगा, H2 बचेगा। मीन्स यहां पर C2H5+ एक और पॉजिटिव आयन मिल गया। उसके बाद फिर क्या होगा, उसके बाद फिर ये जो मान लो C2H5+ है ये कुछ और मीथेन से रिएक्ट करेगा, रिएक्ट करके फिर क्या बना लेगा, C3H7+ बना लेगा, और यहाँ पर 2H2 निकल जाएगा। तो इस तरीके से ये जो आयंस बन रहे हैं CH5+, C2H5+, C3H7+, ये सारे क्या बन रहे हैं हमारे पास, ये सारे बन रहे हैं सेकेंडरी आयंस। तो अभी तक जितना भी हमने देखा, जो मीथेन है, जो रिएजेंट गैस है, वही आयनाइज हो रहा था।
अभी तक जो हमारा एनालाइट है फिर सैंपल है उसमें कोई आयोनाइजेशन नहीं हुआ है, अब वो आयोनाइजेशन होगा। ये जो सेकेंडरी आयंस हैं CH5+, C2H5+, C3H7+, और ये जो प्राइमरी आयन है CH4+, CH3+, ये सारे मिल करके अब जो एनालाइट है या फिर मॉलिक्यूल है उनको आयोनाइज करेंगे। तो ये आयोनाइजेशन 3 तरीके से हो सकता है, ठीक है। These ions will ionize the molecules या फिर एनालाइट या फिर सैंपल by 3 ways। तो ये 3 ways कौन कौन से हैं? एक तो होता है आपका प्रोटॉन ट्रांसफर, दूसरा होता है हाइड्राइड ट्रांसफर और तीसरा होता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। तो इसमें हम लोग फर्स्ट देखते हैं, दैट इज प्रोटॉन ट्रांसफर। तो प्रोटॉन ट्रांसफर में क्या होगा, कोई भी हमारे पास मॉलिक्यूल है और उसके साथ मान लो रिएक्ट किया C2H5+, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जो हमारा मॉलिक्यूल है इसके साथ एक जो प्रोटॉन है वो ट्रांसफर हो गया और ये अल्टीमेटली पॉजिटिवली चार्ज हो गया। M-H नहीं है, ये M के साथ H जुड़ा हुआ है। तो बचेगा कहाँ, यहां पर से एक हाइड्रोजन और प्लस का चार्ज इसके साथ चला गया, तो ये क्या बचा, C2H4 बचा। तो ये क्या हो गया, हमारे पास प्रोटॉन ट्रांसफर हो गया। और यहाँ पर ये जो भी मॉलिक्यूल है, मान लो इस मॉलिक्यूल का ये जो M है इसका मॉलिक्यूलर वेट मान लो 30 है और यहाँ पर एक हाइड्रोजन ट्रांसफर हो गया, तो 30+1 = अब ये 31 में पीक देगा एक्चुअली में अपना। और इस तरीके का जो भी पीक आता है उसको हम लोग बोलते हैं क्वासी मोलिकुलर आयन। क्वासी मोलिकुलर आयन, ये सारे कितने टाइप के आयन्स होते हैं, क्या होते हैं, फर्दर हम लोग मास स्पेक्ट्रोमेट्री में ही डिस्कस करने वाले हैं। इसमें मान लो M+C3H7+ है, तो ये क्या बना लेगा, MH+ क्या हो जाएगा, C3H6, ठीक है। तो यहां पर मान लो 30 था, तो वही 30+1 = 31 पे अपना ये सिग्नल दे देगा ये वाला मोलिकुलर आयन का, जिसको हम लोग बोलेंगे क्वासी मोलिकुलर आयन। अब इसमें जो सेकंड टाइप का ट्रांसफर होता है दैट इज हाइड्राइड ट्रांसफर। हाइड्राइड ट्रांसफर, तो हाइड्राइड ट्रांसफर क्या होता है, मान लो हमारे पास ये मॉलिक्यूल है और ये C2H5+ इसके साथ रिएक्ट किया, तो क्या होगा, हाइड्राइड का ट्रांसफर हो जाएगा। मींस ये जो मॉलिक्यूल है उसमें से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, मतलब जो मॉलिक्यूलर वेट है उसमें -1 हो जाएगा और ये पॉजिटिवली चार्ज रहेगा, मतलब इसका जो पॉजिटिव चार्ज है इसको ट्रांसफर हो जाएगा और इस मॉलिक्यूल में से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, ये C2H6 हो जाएगा, ठीक है, C2H6 हो जाएगा। तो यहाँ पर हाइड्राइड का ट्रांसफर हो गया, मतलब ये जो एक हाइड्रोजन का ट्रांसफर मॉलिक्यूल से ये जो रिएजेंट गैस है उसमें हो गया और रिएजेंट गैस का जो पॉजिटिव चार्ज है मॉलिक्यूल में आ गया। तो अल्टीमेटली ये जो मॉलिक्यूल था, मान लो इसका मॉलिक्यूलर वेट 30 था, तो अब 30 - 1 = 29 में ये अपना सिग्नल देगा। तो इस तरीके से होता है हाइड्राइड ट्रांसफर। इसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, मान लो CH3+ के साथ ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, M-1 प्लस हो गया, प्लस अब क्या हो जाएगा CH4, वापस से मीथेन गैस निकल जाएगा, तो वही 30 था, 30 - 1 = 29 में अब सिग्नल दे देगा। तो इस तरीके से होता है हाइड्राइड ट्रांसफर। और अल्टीमेटली क्या हो रहा है, ये जो एनालाइट है M है या फिर यहाँ पर थे मॉलिक्यूल, वो क्या हो रहे थे, वो हमें मॉलिक्यूलर आयन दे रहे थे। मॉलिक्यूलर आयन ही बोलेंगे इसको, बिकॉज ये जो है क्वासी मॉलिक्यूलर आयन है, ठीक है। M-1 मतलब मॉलिक्यूलर आयन 30 में दे रहा था तो 31 में देगा, एक कम या फिर एक ज़्यादा दे रहे थे। और यहाँ पर फ्रेगमेंट नहीं हो रहा था, यहाँ पर इन जो मॉलिक्यूल्स हैं इनका फ्रेगमेंटेशन नहीं हो रहा है, इनका सीधा एक कम या फिर ज़्यादा हो रहा है, बट फ्रेगमेंटेशन नहीं हो रहा है, ठीक है। अब इसी में एक होता है थर्ड, दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में क्या होता है, मान लो हमारे पास कोई मॉलिक्यूल है, उसके साथ ये हमारे पास CH3+ है, तो ये मिल करके सीधा ऐड हो जाएगा, मतलब MCH3 और ये प्लस,
तो ये हमारा मॉलिक्यूल था 30, तो CH3 का मोलिकुलर वेट कितना होता है 15 इज इक्वल टू 45 में सीधा अपना सिग्नल दे देगा। ये जो CH3 प्लस था, जो आयन था, वो सीधा सीधा ऐड हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। तो इसका जो 30 में पीक आने वाला होगा 45 में आ जाएगा। तो तीनों ही कंडीशन में किसी भी तरीके का कोई फ्रेगमेंटेशन वगैरह नहीं होता है और ये काफ़ी अच्छा रिजल्ट देता है। और यहाँ पर यूजुअली जो मॉलिक्यूल है जो हाइड्राइड ट्रांसफर शो करते हैं, जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होते हैं वो, और जो एन एल्केन्स होते हैं वो सारे हाइड्राइड ट्रांसफर शो करते हैं। इसके अलावा जो प्रोटॉन ट्रांसफर है उसको जो अल्कोहल्स होते हैं और जो अमीन्स होते हैं वो लोग शो करते हैं। सो आई होप आप लोगों ने केमिकल आयोनाइजेशन टेक्निक को बहुत अच्छे से समझा होगा, इससे आपको क्लियरिटी आई होगी। थैंक यू सो मच।